हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा में। तो हमने डीएनए के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली है। यानी डीएनए कैसे बना होता है, यानी डीएनए का कंपोजिशन, फिर डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया, रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन में भी एक चीज और हमने देखा था कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया है कि डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ है। इसके लिए दो प्रयोग हुए थे, ग्रिफिथ के और हर्शे और चेज के, वो भी हमने देख लिए। तो अगर डीएनए का वीडियो आपने नहीं देखा और अच्छे से डीएनए को समझना चाहते हैं तो इस चैनल पे मौजूद डीएनए की वीडियो को देख लीजिए। अब आइए आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। तो आरएनए और आरएनए के प्रकार इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आरएनए के बारे में कुछ चीजें जानते हैं, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, इसका पूरा नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या होता है, पॉलीमर होता है। और किससे मिलकर के बना होता है, तो बना होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड से, जो कि इसका क्या होता है, मोनोमर होता है। यानी ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो ये जो एक इकाई है ये इसे कहते हैं मोनोमर और पूरे को कहते हैं पॉलीमर। तो ये पॉलीमर ही क्या है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो एक कड़ी हमने एक एक यौगिक हमने जोड़ा हुआ है ये है मोनोमर, और मोनोमर का क्या नाम है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ये कोशिका में तीन प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो आइए एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं आरआरएनए। तो कोशिका में सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला आरएनए है वो कौन सा है, आरआरएनए। 80 से लेकर के 90% आरआरएनए पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ राइबोसोम। यानी हर कोशिका में, चाहे आप जानते हैं कि यूकेरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, उसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में 70s और यूकेरियोटिक में 80s। लेकिन यूकेरियोटिक की कोशिका जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवण, इनमें क्या पाया जाता है, 70s राइबोसोम पाया जाता है। तो ये राइबोसोम बने किससे होते हैं, ये बने होते हैं प्रोटीन के और आरएनए के। यानी इनका स्ट्रक्चर किसके द्वारा बना होता है, आरएनए के द्वारा। और ये राइबोसोम की जो फिजियोलॉजी होती है, यानी जो राइबोसोम का कार्य या कार्य होता है, यानी कार्य और संरचना राइबोसोम की दोनों किसके कारण होती है, आरएनए के कारण। तो किसी भी राइबोसोम में 65% आरएनए होते हैं और 35% क्या होती है, प्रोटीन होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें देखते हैं तो 55 प्रकार की हमें प्रोटीन मिलती है, या फिर कह लें कई प्रकार की प्रोटीन के 55 अणु मिलते हैं। 55 प्रकार की प्रोटीन नहीं मिलती बल्कि प्रोटीन के 55 अणु मिलते हैं। ये अणु 5 प्रकार के भी हो सकते हैं, 10 प्रकार के भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन के अणु कितने होते हैं, 55। और राइबोसोम में केवल 3 अणु किसके होते हैं, आरआरएनए के होते हैं। अब इनको नाम दिया गया है 50s, 60s, 23s। तो आप सुनेंगे कि अभी तक तो हम राइबोसोम ही जानते थे 70s और 80s। तो यहाँ पर यस क्या है, यस देखिए जब क्लास में पढ़ाते हैं बच्चे भी बार बार पूछते हैं कि मैम ये 70s और 80s क्या होता है। देखिए तो इसमें कहते क्या है कि राइबोसोम को एक सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब लेते हैं, उसमें लेते हैं और तेजी से क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग में रोटेट करते हैं। तो ये एक निश्चित दर से क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। औसादन मतलब होता है नीचे बैठना, इनका वही औसादन गुणांक ही नापते हैं, यानी नीचे बैठने की दर नापते हैं। और औसादन गुणांक को किसमें नापते हैं, श्वेटबर्ग में। ये श्वेटबर्ग क्या है, 70 का नापते हैं। जैसे कि हम लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किग्रा में नापते हैं, ऐसे ही इन कणों के नीचे बैठने की दर यानी अवसादन गुणांक को किसमें नापते हैं, श्वेटबर्ग यूनिट में। तो श्वेटबर्ग के लिए यहाँ प्रयोग हुआ था एस का प्रयोग होता है। जैसे हम 10 मीटर को 10 एम्स लिखते हैं, ऐसे ही यहाँ 70s किस लिए है, श्वेटबर्ग यूनिट है। तो यही काम राइबोसोम के साथ भी करते हैं। यानी ये जो राइबोसोम के 3 मॉलिक्यूल इसमें होते हैं, इनको भी सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब द्वारा जब मेजर करते हैं तो 50 है, 60 का और 23 आती है। वही अगर यूकेरियोटिक कोशिका देखें तो 82 प्रकार की प्रोटीन के 82 अणु होते हैं। और वहां पर 4 प्रकार के आरएनए होते हैं, 15s, 50.8s, 18s और 28s, इस तरीके से। तो ये है आरएनए के बारे में। तो आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, ये तीनों का ही काम किसमें है, प्रोटीन के संश्लेषण में। देखिए आप जानते हैं कि डीएनए का काम क्या होता है, सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके आना। आरआरएनए का काम क्या होता है, उसी सूचनाओं को सही रूप देना, मूर्त रूप देना। यानी आरएनए कैसे काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करके। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए 3 चीजें जरूरी है, एक तो आरएनए,
दूसरा राइबोसोम और तीसरा होता है न्यूक्लिक एसिड नहीं, अमीनो अम्ल। ये तीन चीजें मिलती है तब जाकर के प्रोटीन बनती है। अब आते हैं mRNA के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या करता है, बस एक साइड का काम करता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, स्थल का, यानी जहाँ पर प्रोटीन की निर्माण हो सके। और mRNA क्या करता है, एक टेम्पलेट का काम करता है, टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी ये एक साचा होता है जिसके अनुसार क्या होती है, प्रोटीन बनती है। क्योंकि प्रोटीन किस प्रकार की बनेगी इसकी सूचना किसमें होती है, mRNA में। तो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना किसमें होती है, mRNA में। प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट का काम कौन करता है, mRNA। देखिए प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। तो अगला वीडियो जो होगा वो प्रोटीन संश्लेषण पर ही होगा। लेकिन भाई mRNA और tRNA को अच्छे समझने के लिए थोड़ा सा प्रोटीन समझनी पड़ेगी। आप प्रोटीन जानते हैं किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। सॉरी, न्यूक्लिक एसिड पर आ जा रहा है, अमीनो एसिड के बने होते हैं। तो इस अमीनो एसिड आप जानते हैं कि 20 प्रकार के होते हैं। तो प्रोटीन को सबसे पहले प्राइमरी में प्रोटीन होती है, उसमें सबसे पहले क्या होते हैं कि अमीनो एसिड एक एक करके जुड़ते हैं, ठीक। तो प्रोटीन में क्या है, बहुलक है जिसका एकलक क्या है, अमीनो अम्ल होता है। अब ये अमीनो अम्ल क्या होंगे, एक निश्चित श्रृंखला में जुड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई भी प्रोटीन आप जानते हैं, एल्ब्यूमिन जानते हैं या हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन जानते हैं, उसमें अमीनो अम्ल ढेर सारे प्रकार के होते हैं और सब एक निश्चित श्रृंखला में जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेथियोनिन है, यहाँ पर लाइसिन है, यहाँ पर सीरीन है, तो इसी क्रम में जुड़े रहेंगे। अब इस क्रम में जुड़ेंगे कैसे, यानी कौन सी प्रोटीन पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, तो ये बताने का काम कौन करता है, ये बताने का काम mRNA करते हैं। तो mRNA में जो सीक्वेंस होगा, यानी जिस सीक्वेंस के लिए कोडान होगा उसी कोडान में अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे। कैसे जुड़ते जाएंगे ये और भी आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। अब ये जो mRNA होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉलीसिस्टोनिक और एक होता है मोनोसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक क्या होते हैं, इसका मतलब है कि पॉलीसिस्टोनिक में जो एक mRNA होगा वो क्या होगा, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड बना देगा। पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, यही जो ये चेन बन जाएगी प्रोटीन की लंबी सी चेन, उसी को क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड। जैसे एक है तो अमीनो एसिड, दो हो जाएगा तो डाइपेप्टाइड हो जाएगा, और ढेर सारे होगा तो उसी को क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो अगर एक mRNA से एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड बन जा रहे हैं तो ऐसे mRNA को क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। लेकिन अगर एक mRNA से केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड बन रहा है तो उसे क्या कहते हैं, मोनोसिस्टोनिक। ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में और ये पाया जाता है यूकैरियोटिक में। देखिए यहाँ पर ये शब्द जो आया सिस्टोन से आया है, और सिस्टोन शब्द का यूज किसके लिए किया जाता है, जीन के लिए किया जाता है। यानी हम जानते हैं डीएनए को क्या कर, डीएनए के खंडों को ही जीन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ये डीएनए है तो इसके यहाँ से छोटे छोटे खंड कर दें, हम खंडों को हम जीन का नाम देंगे, नहीं, उतने ही खंड को हम जीन का नाम देते हैं जिससे एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाए। यानी इतने भाग से, अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने भाग से एक mRNA बन रहा है, उस mRNA से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या कहलाएगा, एक जीन कहलाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आएंगी, पॉलीसिस्टोनिक और सिस्टोनिक। तो ये हो गई किसकी बात, mRNA की। mRNA क्या होते हैं, इनमें इंफॉर्मेशन निहित होती है, टेम्पलेट का कार्य करते हैं। अगला है tRNA, ये सॉल्युबल होते हैं इसीलिए इन्हें sRNA कहते हैं, और ये कितने होते हैं, 16 से 18%, और ये कितने होते हैं, 2%। अब ये क्या काम करते हैं, एडाप्टर का काम करते हैं और फीडर का काम करते हैं। अब जैसे mRNA है, mRNA में मान लीजिए यहाँ पर AAG लिखा है, यहाँ पर AUG है और यहाँ ACA है, तो इनके पास सूचना किस रूप में होती है, इनके पास जो होता है कोड होता है। कोड किस रूप में होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड के समूह के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह ये हो गया, 3 न्यूक्लियोटाइड का ये समूह हो गया और 3 न्यूक्लियोटाइड का ये समूह हो गया। तो यहाँ ये बता रहा है कि पहली जो प्रोटीन आएगी, सॉरी पहला जो न्यूक्लिक अमीनो अम्ल आएगा वो कौन सा आएगा, लाइसिन आएगा, यहाँ पर मेथियोनिन आएगा और यहाँ पर क्या होगा, सीरीन आएगा। लेकिन जब प्रोटीन बनना शुरू होता है तो प्रोटीन कोई भी हो, सबसे पहला जो उसमें अमीनो अम्ल होता है
वो कौन सा होता है, मिथियोनीन होता है। और मिथियोनीन के लिए जो कोडान होता है वो क्या होता है, AUG आता है। यानी सबसे पहले जो प्रोटीन बनेगी उसमें कौन सा होगा, मिथियोनीन होगा। फिर उसके बाद कौन सा होगा, सेरीन होगा। और यहाँ पर ये कोडान आ जाए, UGA आ जाए, या UAA आ जाए, या UAG आ जाए, वहां पर प्रोटीन का बनना क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी उसकी आगे अब अमीनो अम्ल नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर कोडान लगे होते हैं mRNA पर, और tRNA पे क्या लगा होता है, एंटी कोडान लगा होता है। अगर tRNA की संरचना हम देखें तो इसकी संरचना के बारे में कौन बताया था, रॉबर्ट हॉली बताए थे। इसके लिए क्लोवर लीफ मॉडल दिए थे। आप आरएनए जानते हैं, आपको पता है कि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन यहाँ पर ये देखने में क्या लग रहा है, डबल स्ट्रैंडेड लग रहा है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड इसलिए हो गया है कि यहाँ पर क्या हो गए हैं, इनके जो आरएनए के थ्रेड्स हैं, आरएनए की जो श्रृंखला है, इनके आपस में ही क्या बन गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। यदि मान लीजिए ये श्रृंखला है, यहाँ पर आरएनए की श्रृंखला मान लेते हैं, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है। तो डीएनए आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या हुए, कई बार ये मुड़ गए हैं, कई बार कुंडलित हो गए हैं। कुंडलित होने की वजह से ही इनमें क्या हो गया है, इस तरीके के लूप बन गए हैं, और ये सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड दिखाई देने लगे हैं। यानी अगर यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, और यहाँ पर यू है, और इनके बीच में क्या बंद हो गया, बंद बन गया है। तो आप जानते हैं ए और यू के बीच में क्या बनते हैं, 2 बंद बनते हैं, और सी और जी के बीच में क्या होते हैं, 3 बंद। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बंध इनके एक ही श्रृंखला के में हाइड्रोजन बंध बन गए। और यहाँ पर हाइड्रोजन बंध क्यों नहीं बने, ये लूप क्यों बच गया, क्योंकि यहाँ पर अनवांटेड क्या थे, न्यूक्लियोटाइड थे, इसी वजह से यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बना। तो ये लूप की समान संरचना हो गई है। तो अगर इसकी संरचना देखें तो यहाँ पर ये 5 स्टैंड से लेकर के 3 स्टैंड तक शुरू होता है, और इसमें कुल मिलाकर के 4 लूप होते हैं। इसे कहते हैं डीएचई लूप, इसे कहते हैं एंटीकोडान लूप, इसे कहते हैं एवेरिएबल लूप, और इसे कहते हैं टी साइज सी लूप, और इसे कहते हैं एक्सेप्टर आर लूप। तो यहाँ पर एक कोडान होता है CCA, देखो इसको ACC नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने का क्या तरीका होता है, पढ़ने का तरीका होता है 5 प्राइम की तरफ से पढ़ा जाता है। अब 5 प्राइम 3 प्राइम क्या है, ये आप डीएनए का जो अपलोड वीडियो है उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होता है। यदि इसको भी अगर पढ़ेंगे तो CA पढ़ेंगे, ऐसे ही इसको CCA पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है, एंटी कोडान लगा है। ये एंटी कोडान देखिए कैसे एंटी कोडान हो गया, AUG। तो यहाँ पर जो होगा उसका पूरक यानी कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर होगा। आप जानते हैं AU से जुड़ता है, तो U यहाँ पर हो गया, U का कम्प्लीमेंट्री A हो गया, और G का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, C होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े, यहाँ पर जो अमीनो अम्ल जुड़ेगा वो कौन सा होगा, मेथियोनीन। तो मेथियोनीन आकर के इस एंजाइम से जुड़ जाता है, और ये ट्रांसफर आरएनए से इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइटोसोल या कोशिका द्रव्य में से जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल हैं उन्हीं को अटैच करके उन्हीं से जुड़ करके फिर ये कहाँ पर लेकर जाता है, एमआरएनए के पास ले जाता है, या कहीं उस स्थान पे लेकर के जाता है जहाँ पर प्रोटीन बन रही होती है। तो इसके बाद तो सूचना होती है कौन सी अमीनो एसिड किस क्रम में आएगी, लेकिन उन अमीनो एसिड को लाने का काम कौन सा होता है, इसका होता है। और फिर एक सीक्वेंस में फिट करने का काम भी क्या होता है, इसी का होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एडॉप्टर एंड फिटर कहते हैं। तो अमीनो एसिड को पकड़ के लाने का और उनको उस श्रृंखला में फिट करने का काम किसका होता है, टीआरएनए का या ट्रांसफर आरएनए का। तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया एडॉप्टर और फिटर। तो ये 16 से 18। अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, घबराइएगा मत। प्रोटीन संश्लेषण में चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी कि एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए का काम क्या होता है। आरएनए के बारे में इतना सफिशिएंट है किसी भी कंपटीशन के लिए। तो अगला वीडियो जो है प्रोटीन पे आएगा, और साथ ही साथ जो है इसके बाद कल से जो क्लासेस होंगी वो एनिमल किंगडम की क्लासेस या प्लांट किंगडम की, जैसा आप कहेंगे कमेंट करेंगे उस अनुसार सुनकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।